नमस्कार, एनिमनी चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। तो आज 15 मार्च के करंट अफेयर के बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले कहना चाहूँगी प्लीज़ एनिमनी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आज के बारे में जान लेते हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस को संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के समर्थन से वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त है। 15 मार्च की 40 से अधिक वर्षों से कंज्यूमर इंटरनेशनल ने उपभोक्ता आंदोलन और भागीदारों को एक साथ मिलकर इसे मनाने के लिए अभियान चलाया है। तो आज ही के दिन विश्व कंज्यूमर डे मनाया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली में 1 अप्रैल 2025 से कितने साल से अधिक पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल पंप पर तेल नहीं दिया जाएगा? From April 1st, 2025, vehicles older than how many years will not be given fuel at petrol pump in Delhi? A 10 year, B 15 year, C 20 year, D 25 year। तो सही उत्तर है इसका B 15 ईयर। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए 15 साल से पुराने पेट्रोल और 10 साल से पुराने डीजल गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाया है। ये नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। The Delhi government has banned petrol vehicles older than 15 years and diesel vehicles older than 10 years and control pollution. This rule will be effect from April 1, 2025। देख सकते हैं पिक्चर में 15 साल पुराने वाहनों को नो पेट्रोल और डीजल। तो आप देख ही सकते हैं कि ये रूल भी बढ़िया है। इतने पुराने व्हीकल्स जो होते हैं काफ़ी उसमें कमी पेशी निकल आती है और पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है उससे। तो दिल्ली सरकार के द्वारा ये कदम उठाया गया है। चलिए दूसरा क्वेश्चन चेक करते हैं। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का अध्ययन करने के लिए स्पेयरएक्स दूरबीन लॉन्च की है? Recently, which space agency has launched the SpaceX telescope to study the origin of the universe? A. NASA, B. ISRO, C. JAXA या D. रॉक्सोमोस। तो सही उत्तर है इसका A. नासा। ये काफ़ी दिनों से चर्चा में चल रहा है, तो करंट अफेयर में बार बार आ रहा है। नासा ने स्पेयरएक्स स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फॉर द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स एपॉक्स ऑफ रीओरिजाइजेशन इन आइसिस एक्सप्लोरर नामक अंतरिक्ष दूरबीन लॉन्च की है, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास का अध्ययन करेगी। नासा हैज़ लॉन्च द स्पेयरएक्स स्पेस टेलीस्कोप विच विल स्टडी द ओरिजिन ऑफ एवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं कैसी ये बनी है नासा स्पेयरएक्स टेलीस्कोप। तो इसी चीज़ को बार बार रिवीजन करने पे भी ये होता है कि माइंड में बैठ जाती है कहीं ना कहीं ये चीज़, तो बार बार ही क्वेश्चन ही आते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में पहले स्मार्ट सिटी अस्पताल और पैथोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया है? Recently, in which district the Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath inaugurated the first-time city hospital and pathology center? A. अयोध्या, B. वाराणसी, C. गाजियाबाद, D. झांसी। तो जो इसका सही उत्तर है वो है D. झांसी में। झांसी के पहले स्मार्ट सिटी अस्पताल का उद्घाटन जो कि आदित्यनाथ योगी द्वारा किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी जिले में पहले स्मार्ट सिटी अस्पताल और पैथोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल रूप के समक्ष बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ इनॉग्रेटेड द फर्स्ट स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी सेंटर इन झांसी डिस्ट्रिक्ट विच विल डिजिटली इनहेंस हेल्थ केयर सर्विस। पिक्चर में आप देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ काफ़ी कुछ यूपी में बनवाने की कोशिश कर रहे हैं और अच्छी बात है। एक मुख्यमंत्री का ये सर्विस भी है कि हाँ अपने स्टेट को
अच्छा बना के रखें। तो ये चीज़ें नॉर्मल आती रहती हैं, बट ये जो धीरे धीरे हॉस्पिटल को लेकर पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, ये चीज़ें ज़रूरी हैं देश में उन्नति के लिए। मूर्ति लगा ली या कुछ और कर लिया, भगवान को क्रिटिसाइज़ नहीं है, लेकिन अस्पताल की ज़रूरत है, पैथोलॉजी की ज़रूरत है, तो ये चीज़ें हैं। तो अब बढ़िया कदम है ये वाला। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में जारी स्पीरी रिपोर्ट के अनुसार 2020-24 की अवधि में दुनिया का में प्रमुख हथियारों का सबसे बड़ा आयात कौन देश कर रहा है? अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज स्पीरी रिपोर्ट, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट इम्पोर्ट ऑफ मेजर वेपन्स इन द वर्ल्ड ऑन द पीरियड 2020-24? ए रशिया, बी यूक्रेन, सी भारत और डी सऊदी अरेबिया। सही उत्तर जो है इसका है भी यूक्रेन। अभी पता ही है कि वॉर चल रही है, तो जिसमें स्पीरी स्कॉटलैंड इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार 2020 से 24 के दौरान यूक्रेन दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयात कर रहा है, जो रूस के साथ युद्ध के कारण हथियारों की भारी खरीद कर रहा है। जैसे मैंने अभी बताया कि युद्ध चल रहा है इनका रशिया के साथ, तो इस कारण ये अभी लिस्टेड में आ चुका है। हथियार उनको खरीदने पड़ रहे हैं, मजबूरीवश युद्ध चल रहा है तो करना ही पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू द स्पीरी report, Ukraine was the world's largest arms import during 2020-24 due to its heavy procurement of weapons amid the ongoing war with Russia. पिक्चर में देख सकते हैं, स्पीरी इंडिया रिमेन वर्ल्ड टॉप आर्म्स रिपोर्टर। चलिए ये तो हमारा आता ही है, लेकिन फिलहाल रिपोर्ट में अब इस टाइम यूक्रेन है। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश की नौसेनाओं द्वारा संयुक्त अभ्यास बोंगो सागर 2025 किया है? ए श्रीलंका, बी नेपाल, सी मालदीव, डी बांग्लादेश। सही उत्तर है इसका डी बांग्लादेश के साथ। द नेवीज ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश एंगेज इन कॉर्पेट एंड एक्स बोंगो सागर। भारत में बांग्लादेश की नौसेनाओं ने बोंगो सागर 2025 नामक संयुक्त समुद्री अभ्यास किया, जिसका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा और सामरिक सहयोग को मजबूत करना है। द नेवीज ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश कंडक्ट द जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज बोंगो सागर 2025 टू इनहेंस मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेशन। छठा क्वेश्चन है, हाल ही में एसबीआई ने अस्मिता ऋण योजना के तहत किन महिलाओं को बिना गारंटी के कम ब्याज दर का ऋण प्रदान किया है? अंडर द रिसेंटली लॉन्च्ड एसबीआई अस्मिता लोन स्कीम, विच वुमेन विल बी प्रोवाइड लोन एट लो इंटरेस्ट रेट विदाउट अ गारंटी? ए पुअर वुमेन, बी ट्राइबल वुमेन, सी विमेन एंटरप्रेन्योर्स एंड डी नन ऑफ दिस। सही उत्तर है इसका सी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। एसबीआई की अस्मिता ऋण योजना के तहत महिला उद्यमियों को बिना गारंटी के सस्ती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे वे अपने व्यवसाय को बढ़ा सकेंगे। पिक्चर में आप देख सकते हैं एसबीआई अस्मिता लोन योजना महिलाओं को बिना गारंटी के मिल रहा है कम दर पर लोन। Under SBI Asmita loan scheme, women entrepreneurship will be provide loan at low interest rate without a guarantee to help them expand their businesses. सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा एवं नवाचार संस्थान का उद्घाटन किया है? Recently, in which country did Prime Minister Narendra Modi inaugurated the Atal Bihari Vajpayee Institute of Public Service and Innovation? A. इटली, बी अमेरिका, सी फ्रांस और डी मॉरिशस। तो सही उत्तर है इसका डी मॉरिशस। फिलहाल हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस में हैं और इनको वहाँ पे सम्मानित किया गया है वहाँ के सर्वोच्च अधिकार के रूप में। तो मॉरिशस में पीएम मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा के नवाचार संस्थान का उद्घाटन किया, जो प्रशासन और नवाचार में अनुसंधान को बढ़ावा देगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक सर्विस ऑफ इनोवेशन इन मॉरिशस, विच विल प्रमोट रिसर्च इन गवर्नेंस एंड इनोवेशन। 8वां क्वेश्चन है, 15वीं हॉकी इंडियन सीनियर राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप किसने जीती है? हु वोन द 15th हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल वुमेन चैंपियनशिप? ए पंजाब, बी मध्य प्रदेश, सी केरला, डी झारखंड। तो पहली बार ये ट्रॉफी झारखंड के हक में आई है। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप 2025 में झारखंड नेशनल चैंपियनशिप बना। हॉकी झारखंड ने फाइनल मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन हरियाणा को हराकर ये शानदार जीत हासिल की है। झारखंड हैज़ बिकम द नेशनल चैंपियनशिप इन द 15th हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल वुमेन चैंपियनशिप 2025. Hockey Jharkhand has achieved this spectacular victory by defeating defending champion हरियाणा इन द फाइनल मैच। पिक्चर में देख सकते हैं राष्ट्रीय महिला हॉकी में झारखंड पहली बार बना चैंपियन, जैसे कि मैंने आपको बताया। 9वां क्वेश्चन है, वर्ष 2024-25 में भारत का खरीफ खाद्यान्न उत्पादन 1663.91 लाख मैट्रिक टन और रबी खाद्यान्न उत्पादन कितने लाख मैट्रिक टन के अनुमानित है? इंडिया खरीफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन द ईयर 24-25 is estimated to be 1663.91 lakh metric ton. What is the estimate rabi food grain production? आपको पता है खरीफ और राबी दो फसलें हैं जो कि भारत की हैं। या इसमें खरीफ की और राबी की दोनों की अलग अलग इनके अंदर वैराइटीज़ आती हैं, जैसे गेहूँ, चावल, ये गन्ने की खेती होगी, मेज़, मक्के की खेती होगी, सब चीज़ें आती हैं इसमें। तो इसका जो है सही उत्तर वो है डी 1645.27 लाख मैट्रिक टन। भारतीय कृषि मंत्रालय के अनुसार 2024-2025 में भारत के रबी खाद्यान्न उत्पादन 1645.27 लाख मैट्रिक टन अनुमानित है, जो देश के खाद्य सुरक्षा को मजबूत करेगा। According to the Indian Ministry of Agriculture, the estimated rabi food grain production in 2024-25 is 1645.27 lakh metric ton, strengthening the country food security. 10वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2025 का थीम क्या है? What is the theme of National Security Day 2025? A. Security is important for development India. B. Public welfare is important for developed India. C. Technological development is important for development India. D. Security and welfare are important for developed India. तो इसका सही उत्तर है डी, सुरक्षा और कल्याण विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण है। सिक्योरिटी एंड वेलफेयर आर इम्पोर्टेंट फॉर डेवलप्ड इंडिया। 24th ये एडिशन था नेशनल सेफ्टी वीक, जो कि 4 मार्च से 10 मार्च के बीच में मनाया गया। 2025 के राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस का थीम सुरक्षा और कल्याण विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण है और रखा गया है, जो देश की सुरक्षा और जन कल्याण की प्राथमिकता देने पर जोर देता है। The theme of National Security Day 2025 is Security and Welfare are important for developed India, emphasizing national security and public welfare. 11वां क्वेश्चन है, भारत कब देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च करेगा, जो कि हरियाणा से की जाएगी? By when will India launch the country first hydrogen fuel train? 31 मार्च, 10 अप्रैल, 1 मई या 1 जून। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 31 मार्च। भारतीय रेलवे 31 मार्च 2025 तक देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाले ट्रेन लॉन्च करेगी, जिससे ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा। पिक्चर में देख सकते हैं देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन 31 मार्च तक पटरी पर दौड़ेगी।
Indian Railways will launch the country's first hydrogen fuel train by March 31st, 2025, promoting green energy. 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश से आयात जल उपचार रासायनिक पर $1986 प्रति टन तक डोपिंग विरोधी शुल्क लगाया? Recently, India has imposed an anti-dumping duty of up to $986 per ton on water treatment chemicals import from which country? ए चीन, बी जापान, सी बोथ ऑफ द अबव या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है इसका बोथ ऑफ द अबव, मतलब चीन और जापान दोनों पर ये टैक्स लगाया गया है। भारत का बड़ा फैसला, चीन जापान पर एंटी डंपिंग ड्यूटी। भारत सरकार ने चीन और जापान के आयातित जल उपचार रसायनों पर डोपिंग रोधी शुल्क लगाया, जिससे घरेलू उद्योगों को सस्ते आयात से बचाया जा सकेगा। द गवर्नमेंट एज imposed the anti-dumping duty on water treatment chemical import from China and Japan to protect domestic industry from cheap import. 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड ने किस देश को सर्वाधिक प्रभावित किया? Which country was most affected by the recently tropical cyclone Alfred? ए अमेरिका, बी जापान, सी ऑस्ट्रिया और डी ऑस्ट्रेलिया। सही उत्तर है इसका डी ऑस्ट्रेलिया। ट्रॉपिकल साइक्लोन एल्फ्रेड, याद रखना ये नाम। डी ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया को भारी नुकसान पहुंचाया, जिससे बाढ़ और भूस्खलन जैसी आपदाएं आई। Tropical cyclone Alfred recently caused severe damage in Australia, leading to disasters such as floods and landslide. अब देख सकते हैं चक्रवात अल्फ्रेड के बारे में। चक्रवात अल्फ्रेड की पूर्वी ऑस्ट्रेलिया को प्रभावित किया। 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस न्यायालय में दोषी संसदों विधेयकों के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की याचिका का विरोध किया है? Recently, in which court has the recently government imposed the petition for a lifetime ban on convicted MPs and MLAs from contesting election? ए मद्रास उच्च न्यायालय, बी बॉम्बे उच्च न्यायालय, सी कलकत्ता उच्च न्यायालय और डी सर्व उच्च न्यायालय, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट। सही उत्तर है डी सुप्रीम कोर्ट। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका का विरोध किया, जिसमें दोषी संस्थाओं और विधेयकों के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की मांग की है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज imposed the petition in the Supreme Court that sought a lifetime ban on convicted MPs and MLA from contesting election. लाइफ टाइम बैन से सरकार का इनकार। देखिए क्या बनता है इस जो दिखाया है पिक्चर में और इस लॉ पे। 15वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने प्रति लाख जीवित जन्मों पर 100 मातृ मृत्यु दर का लक्ष्य हासिल किया है? विच कंट्री हैज रिसेंटली अचीव द टारगेट ऑफ 100 मैटरनल डेथ पर लाख लिव बर्थ? ए चीन, बी भारत, सी पाकिस्तान और डी बांग्लादेश। सही उत्तर है बी भारत ने। भारत ने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के साथ प्रति लाख जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु दर को 100 तक कम करने का लक्ष्य हासिल किया है, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इंडिया हैज़ अचीव्ड द टारगेट ऑफ रिड्यूसिंग मैटरनल मोर्टलिटी द 100 पर लाख लिव बर्थ बाय इम्प्रूविंग हेल्थ केयर सर्विस। पिक्चर में देखिए मैटरनल मोर्टलिटी रेट ऑफ 100 डेथ पर लाख लिव बर्थ अचीव्ड हेल्थ मिनिस्टर द्वारा ये प्रकाशित किया गया है। 16वां क्वेश्चन है, जल स्थिरता सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित किया गया है? ए हैदराबाद, बी नई दिल्ली, सी चेन्नई, डी मुंबई। सही उत्तर है इसका बी नई दिल्ली में।
जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय जल मिशन के अंतर्गत जल उपयोग दक्षता ब्यूरो ने ऊर्जा एवं संस्थान के सहयोग से जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का आयोजन किया। सम्मेलन औद्योगिक जल उपयोग दक्षता पर केंद्रित था और 12 मार्च 2025 को NDMS कन्वेंशन सेंटर, पालिका केंद्र, संसद मार्ग, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल ने जल संरक्षण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में मंत्रालयों, नीति निर्माताओं, उद्योग जगत के नेताओं और विशेषज्ञों ने कुशल औद्योगिक जल उपयोग के लिए नवीन तकनीकों और रणनीतियों पर चर्चा की। क्वेश्चन इसमें है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है, तो श्री CR पाटिल जी हैं। 17वां क्वेश्चन है हाल ही में खबरों में रही थैलेसीमिया किस प्रकार की बीमारी है? स्वर्ण रोग, B हृदय रोग, C आनुवंशिक रक्त विकार, फंगल संक्रमण। सही उत्तर है C आनुवंशिक रक्त विकार। आंध्र प्रदेश थैलेसीमिया रोगियों के लिए एक मासिक पेंशन बढ़ाने के उच्च उपचार लागत के कारण गरीबी रेखा से ऊपर के लोगों को इसका लाभ देने का विचार कर रही है। वर्तमान में NTR वैद्य सेवा योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे के रोगियों को उपचार प्रदान किया जाता है। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रक्त विकार है जिसमें शरीर पर्याप्त हीमोग्लोबिन का उत्पादन नहीं कर पाता है, जिसमें गंभीर एनीमिया हो जाता है। जीवित रहने के लिए रोगियों को हर साल 2 से 3 सप्ताह में रक्तदान की आवश्यकता होती है। लक्षणों में कमजोर हड्डियां, धीमी वृद्धि, आयरन का अधिक होना और भूख न लगना, तिल्ली या लीवर का बढ़ना और पीली त्वचा शामिल है। 18वां क्वेश्चन है एस्ट्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल किस संगठन द्वारा डिजाइन और विकसित की गई है? A DRDO द्वारा, B इसरो द्वारा, C BDL द्वारा या D बेल द्वारा। तो सही उत्तर है इसका A DRDO द्वारा। एयरोनॉटिक डेवलपमेंट एजेंसी ADA ने उड़ीसा के चांदीपुर से लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट AFMKI-1 प्रोटोटाइप से भारत की एक्स्ट्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। एस्ट्रा मिसाइल ने उड़ते हुए लक्ष्य पर सीधा प्रहार किया, जिससे इनकी सटीकता और प्रभावशीलता साबित हुई। सभी मिसाइल सबमिट ने मिशन के उद्देश्यों को पूरा करते हुए बेहतरीन प्रदर्शन किया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित एक्स्ट्रा उन्नत मार्गदर्शन और नेविगेशन सिस्टम के साथ 100 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित लक्ष्यों को भेद सकता है। भारतीय वायुसेना में पहले से ही शामिल ये भारत की वायु रक्षा को मजबूत करता है। ये परीक्षण भारत को LCA AFMK-1A वेरिएंट को शामिल करने के लिए और स्वदेशी रक्षा प्रणालियों के लिए मजबूत करने पे करीब लाता है। 19वां क्वेश्चन है हाल ही में किस संगठन ने कोरोना और प्राथमिक स्वच्छता देखभाल शीघ्र से रिपोर्ट जारी की है? संयुक्त राष्ट्र UN, B विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO या C विश्व बैंक या D अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस। सही उत्तर है इसका B WHO द्वारा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोरोना और प्राथमिक स्वच्छता देखभाल शीघ्र से रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में कोरोना को स्वास्थ्य सेवा को बदलने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में उजागर किया है। कोरोना रोगी की रिकवरी दर, मानसिक स्वस्थता और डॉक्टर रोगी संबंधों को बेहतर बनाती है, जबकि स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के बीच ब्राउनआउट को कम करती है। शोध से पता चलता है कि कोरोनामय देखभाल की रिकवरी तेजी से होती है और अस्पताल में रहने की अवधि कम होती है। जॉन्स हॉपकिंस अस्पताल के एक अध्ययन में पाया गया कि 40 सेकंड में कोरोनामय बातचीत रोगी की चिंता को कम करने और रिकवरी में तेजी लाने में मदद करती है, खास करके कैंसर रोगियों में। स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए कोरोनामय देखभाल तनाव को कम करती है और नौकरी की संतुष्टि और रोगी संबंधों को बढ़ाती है। कंपैशन एंड प्राइमरी हेल्थ केयर। 20वां और आखिरी क्वेश्चन है किस मंत्रालय ने PM युवा योजना का तीसरा संस्करण लॉन्च किया?
ए संस्कृत मंत्रालय, बी युवा मामले और खेल मंत्रालय, सी शिक्षा मंत्रालय और डी गृह मंत्रालय। सही उत्तर है शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया है पीएम युवा योजना। शिक्षा मंत्रालय ने 30 वर्ष के कम आयु के युवाओं लेखकों को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री युवा लेखकों को सलाह देने की योजना पीएम युवा 3.0 का तीसरा संस्करण लॉन्च किया। ये कार्यक्रम भारत में पढ़ने लिखने और पुस्तक संस्कृत को बढ़ावा देना है, साथ ही सलाह और प्रकाशन के अवसर भी प्रदान करता है। ये 3 विषयों पर केंद्रित है: राष्ट्र निर्माण में प्रवासी भारतीयों की भूमिका, भारतीय ज्ञान प्रणाली और आधुनिक भारत में नियमितता। 1950 से 2025 यह योजना ज्ञान संचालित प्रशासनिक तंत्र बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के साथ संरेखित है। नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया पीएम युवा 3.0 को लागू करेगा। यहाँ पे हमारे सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। इसी तरह एनी मैनी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक तुरंत पहुँचे। और इसी तरह एनी मैनी चैनल को प्यार देते रहिए और इसी तरह हमारी वीडियो को देखते रहिए। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।